वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक मिस्ट्री थ्रिलर बंगाली वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है विशोहरी। अब सीरीज के बारे में बात करें तो मस्त बहुत ही अच्छी लगी मुझे। क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। सारी सीरीज में एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ, आप वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 200 साल पहले, जहाँ पर एक बहुत बड़े घर को दिखाया जाता है और फिलहाल इस घर में एक कपल शादी करके आते हैं। जब इनकी सुहागरात हो रही होती है तो एक सीजीआई सांप उसी घर के बाहर इस घर को देखते रहता है। आधी रात को वो सांप इस घर के अंदर घुसकर उस दूल्हे को डस देता है। दूल्हे की तड़पने की आवाज सुनकर वो दुल्हन जाग जाती है। आसपास देखने पर तभी वो सांप इस कमरे के बाहर जा रहा होता है। जब मदद मांगने के लिए उस कमरे से बाहर जाने ही वाली होती है तो उस कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और उसी तरह से एक शैतानी हंसी इस दुल्हन को सुनाई देती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसी घर को दिखाया जाता है। फिलहाल इस घर में अविनाश नाम के एक बंदे की फैमिली रहती है। अविनाश के छोटे भाई का नाम होता है अनिमेश और अनिमेश के बेटे का नाम होता है तथा उसकी बीवी का नाम राजनंदिनी राजी। यही मूवी की मेन कैरेक्टर है। कुछ दिनों के बाद नाग पंचमी का फेस्टिवल होने वाला होता है, जिसकी वजह से सारे लोग इस घर में जमा होते हैं। सारे फैमिली मेंबर्स ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि फेस्टिवल खत्म होने के बाद ये लोग इस घर को बेच देंगे, क्योंकि सारे लोग डिफरेंट जगहों पर सेटल हो चुके हैं। अब राजी पहली बार इस घर में अपनी कदम रख रही होती है, जिसकी वजह से फैमिली के सारे मेंबर्स इसका तहे दिल से स्वागत करने लगते हैं। खैर घर के अंदर आने के बाद इस घर का बहुत ही पुराना पुजारी विशोरी देवी माँ की पूजा के लिए सब कुछ रेडी कर चुका होता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि राजी इन सारी डिवोशनल चीजों पर इतना यकीन नहीं करती। सो वो पुजारी तदा की बहन आपा को आरती देकर देवी माँ की आरती उतारने के लिए कहता है, लेकिन इस आपा को ढंग से मंत्र पढ़ना नहीं आता, जिसकी वजह से राजी आपा की मदद करने लगती है। एक्चुअली राजी को ये लेक्चर वगैरह होती है। सो राजी को मंत्र पढ़ता हुआ देख फैमिली के सारे मेंबर्स बहुत खुश होने लगते हैं। खैर उसके बाद तथा राजी आपा विकास बस ऐसे ही इस घर को घूमते रहते हैं। राजी यहाँ पर पहली बार आई है ना, इसीलिए घूमते घूमते ये लोग एक बंद कमरे के पास जाते हैं और इस दरवाजे के ऊपर 2 सांप के स्टैचूज भी लगे होते हैं। विकास कहने लगता है कि 200 साल पहले इसी कमरे में एक बंदे की मौत हो गई थी सांप के डसने की वजह से। तब से ये कमरा बंद पड़ा है। काफी सारे लोगों ने कहा कि इस कमरे से कुछ आवाजें आती है, उनके साथ कुछ घटनाएं पेश आई, इसलिए इस कमरे को परमानेंटली बंद कर दिया गया है। राजी विश करने लगती है कि एक बार इस कमरे के अंदर जाकर आते हैं। उसी वक्त तथा का फादर अनिमेश यहाँ पर आता है। कहने लगता है कि किसी को भी इस कमरे के अंदर जाना अलाउ नहीं है। मैंने भी काफी सारी बार इस कमरे के अंदर से कुछ आवाजें सुनी। सिर्फ मैं ही नहीं, काफी सारे लोगों ने सुना। यहाँ के लोगों का मानना ये है कि इस कमरे के अंदर सांप के रूप में देवी माँ है। इस देवी माँ को शांत करने के लिए हर रात इस कमरे के बाहर दिया जलाते रहते हैं। उसी वक्त तथा के अंकल आंटी जयंता और अंजना एक ब्रोकर को बुलाकर इस घर का मेजरमेंट लेते रहते हैं। वो पुजारी इन दोनों को रोकते रहता है। तब जाके इस पुजारी को ये बात पता चलती है कि सारे लोग इस घर को बेचने वाले हैं। अंजना ने ऑलरेडी इस घर के बारे में किसी से बात कर चुकी होती है। ये पुजारी रिक्वेस्ट करने लगता है कि 7 दिन पूजा खत्म होने के बाद आप अपने घर को बेच लो, लेकिन इस बीच में कुछ मत करना। उसी रात राजी कुछ मीठा बनाकर उस पंडित जी को लाकर देने लगती है। पुजारी कहने लगता है कि कल से नाग पंचमी का फेस्टिवल शुरू होने वाला है। तुम सारे लोग सुबह सवेरे जल्दी उठकर रेडी हो जाओ, देवी माँ को स्नान करवाना है। ये 7 दिन बहुत ही अच्छे से देवी माँ की पूजा करनी होगी। अगर पूजा में कोई गलती होगी तो देवी माँ को बहुत गुस्सा आएगा। 200 साल पहले भी महेंद्र नाम का एक बंदा ढंग से इस देवी माँ की पूजा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसकी सुहागरात के दिन देवी माँ सांप का रूप धारण करके उसको डस दिया। इस घर में जो बंद कमरा है ना, उसी घर में उस महेंद्र की मौत हो गई। उतने सालों से ये कमरा बंद पड़ा है। इसी बातों ही बातों में अविनाश का बेटा अभिरूप यहाँ पर आता है और वो भी फुल दारू पीकर। ये कुछ काम धंधा नहीं करता, हमेशा दारू पीकर टल्ली रहता है। थोड़ी देर के बाद जब राजी वहाँ से जाने लगती है तो राजी को ऐसा लगता है कि कोई ऊपर से इसको देख रहा है, किसी की परछाई नजर आती है इसको। जब ऊपर देखने पर कोई भी नजर नहीं आता। बाद में अविनाश अपने घर में काम करने वाले भीम को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि बहुरानी से कहो कि उस पंडित जी से दूर ही रहे, बूढ़ा हो चुका है, अनाप शनाप की बातें बकते रहता है वो। अब राजी के दिमाग में उसी पंडित जी की बातें घूमती रहती है। अपने कमरे में आने के बाद वो अपने कमरे में एक छोटे से छेद को देखती है। फटाफट से एक कपड़ा लेकर इस छेद को ढाँप देती है कि कहीं इस होल से
सांप न आ जाए। खैर सुबह होने के बाद घर के सारे मेंबर्स अच्छे से रेडी शेडी होकर बिशोरी देवी माँ की मूर्ति को किसी तालाब के पास ले जाते हैं स्नान वगैरह करवाने के लिए। आज पहला दिन है ना, अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो ब्रोकर इस घर को घूमते हुए फाइनली उस बंद कमरे के पास आता है। दूसरी पार्टी को फोन करके कहने लगता है कि घर तो बहुत ही मस्त है, जबरदस्त होटल बनेगी यहाँ पर। उसी वक्त इस बंदे को कमरे के अंदर से सांप के फुसकारे की आवाजें सुनाई देती है। आसपास देखने पर इस बंदे को उसी कमरे के बाहर एक झूमर होता है, उस झूमर के ऊपर एक जहरीला सांप होता है। अब गुस्से में आकर ये बंदा एक बक्सा लेकर उस सांप को मार ही देता है। थोड़ी देर के बाद फैमिली के सारे मेंबर्स उस देवी माँ की मूर्ति को उसकी प्लेस पर रख देते हैं। उसी वक्त इस देवी माँ की मूर्ति काली से हरी में बदल जाती है। यह देखकर सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। पुजारी कहने लगता है कि हमसे कुछ भूल हो चुकी है, देवी माँ हम पर बहुत ही गुस्सा है, देवी माँ को शांत करना होगा। इतने सालों में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, फटाफट से देवी माँ का पंखा लाओ, देवी माँ को शांत करना होगा। अब वहाँ पर उस देवी माँ का पंखा मौजूद नहीं होता तो ये पुजारी अपने स्टोर रूम में जाकर पंखा लेने लगता है। तभी इस पुजारी को उस देवी माँ की परछाई नजर आती है। पुजारी कहने लगता है, अरे बिशोरी माँ, क्या ये तुम हो? दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि ये पुजारी मरा पड़ा है, शायद किसी सांप ने इसको डस लिया। बाद में वो बिशोरी देवी माँ वापस अपने पुराने कमरे में चली जाती है, जो कमरा सालों से बंद पड़ा है ना, उस कमरे में। अब नीचे ये सारे लोग बहुत ही परेशान होते हैं कि अचानक से देवी माँ का कलर कैसे चेंज हो गया। और इन लोगों को ये बात भी पता चलती है कि उस ब्रोकर ने एक सांप को मार दिया। इतनी देर होने के बावजूद भी पुजारी वापस न आने की वजह से तथा और राजी उस पुजारी के कमरे में जाते हैं तो शॉकिंगली वो पुजारी मरा पड़ा होता है। जब इसकी लाश को बाहर लाते हैं तो उसी वक्त शिव पार्वती का गेटअप पहनकर दो लोग इनके घर पर आकर बहुत ही क्रोधित होते हुए कहने लगते हैं कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अब देवी माँ को बहुत गुस्सा आ चुका है, आज के बाद से इस घर में हर एक की मौत होगी। अब ये सारी घटनाएं देखकर राजी की सासू माँ बहुत परेशान हो जाती है कि शिव पार्वती के रूप में वो दोनों आकर हम सारे लोगों को वार्न किया, फटाफट से हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। राजी कहने लगती है, अरे माँ तुम इतना फिक्र क्यों करती हो, वो दोनों बस एक फोक आर्टिस्ट है। लेकिन राजी की सासू माँ नहीं मानती, अनिमेश से यही कहने लगती है कि चलो हम फटाफट से यहाँ से निकल चले। अनिमेश कहने लगता है, नहीं नहीं, मैं अपनी फैमिली को इस हालत में छोड़कर नहीं आ सकता, अब पूजा खत्म होने के बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे। खैर उसके बाद अविनाश एक और पंडित को अपने घर पर बुलाता है देवी माँ की पूजा करने के लिए। अब सारे फैमिली वाले भी यही डिसाइड कर लेते हैं कि सारी पूजाएं खत्म होने के बाद ही ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। थोड़ी देर के बाद जब राजी किचन रूम में आती है तो इस घर की काम वाली बाई भीम से कहने लगती है कि कल रात तुमने ही पीछे का दरवाजा ओपन किया ना, शायद वहीं से जहरीला सांप आया होगा, क्यों ओपन किया था तुमने? राजी को देखते ही ये दोनों चुपचाप हो जाते हैं, बात को घुमा देते हैं। उसी वक्त अभिरूप जयंता और अंजना से झगड़ा करते रहता है कि पंडित जी की मरने की वजह आप दोनों ही हो, आप दोनों ने घर बेचने का डिसाइड किया और वो साले ब्रोकर की वजह से ही देवी माँ गुस्से में आकर हमारे पुराने पंडित जी को मार दिया। जयंता और अंजना भी कहने लगते हैं, हाँ हाँ हमारी वजह से ही उस पंडित जी की मौत हो गई, चलो आप सारे लोग यहीं पर रहो, हम यहाँ से निकल चलते हैं। अभिरूप कहने लगता है कि कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाती। अंजना भी गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि हम दोनों यहाँ से जाकर ही रहेंगे, रोक सको तो रोक लो हमें, और इसी तरह इस घर को मैं बेच कर ही रहूंगी। इस तरह से बहुत झगड़ा करके जयंता और अंजना अपने कार में वापस अपने घर पर जाने लगते हैं। उसी वक्त इन दोनों की गाड़ी के सामने कोई चीज नजर आने पर इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। खैर सुबह होने के बाद जब अभिरूप किसी जगह पर सोया होता है तो एक बंदा अभिरूप के पास आकर कहने लगता है कि अभिरूप जल्दी से जल्दी उठो, तुम्हारे अंकल आंटी का एक्सीडेंट हो चुका है, हॉस्पिटल चलो। ये खबर सुनने के बाद अभिरूप बहुत खुश होता है। बाद में जब हॉस्पिटल पर जाता है तो हॉस्पिटल में ऑलरेडी फैमिली वाले सारे होते हैं। अभिरूप की माँ अभिरूप को एक छापड़ लगाते हुए बहुत डांटने लगती है कि कल तुम्हारी झगड़े की वजह से ही आज ये दोनों इस हालत में है। जयंता भाई की तो बहुत ही सीरियस कंडीशन है, क्या तुमने उन दोनों के साथ कुछ किया? इसी दरमियान में वहाँ का एक पुलिस ऑफिसर अविनाश के पास आकर कहने लगता है कि अरे अविनाश भाई, ये क्या चल रहा है आपके घर में? पंडित जी की मौत, देवी माँ का रंग बदलना और अब जयंता और अंजना का एक्सीडेंट, आपके घर का मामला है, आप ही थोड़ा संभाल लो। इस तरह से समझा बुझाकर वहाँ से चले जाता है। उसी रात जयंता को होश आता है। डॉक्टर्स और पुलिस वाले यहाँ पर पहुँचते हैं। पुलिस वाला पूछने लगता है कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? जयंता घबराते हुए कहने लगता है कि हमने रास्ते में बिशोरी माँ को देखा, वो बहुत ही क्रोधित में थी, ऐसा कहकर ये मर जाता है। बाद में इस तरफ पूजा के समय पुलिस वाला अविनाश को फोन करके यही खबर सुनाता है।
अब ये खबर सुनने के बाद ये जो पुजारी पूजा कर रहा होता है ना, इस पूजा को स्टॉप कर देता है। कहने लगता है कि नहीं नहीं अविनाश बाबू, अब इस घर में देवी माँ की पूजा नहीं होगी। देवी माँ बहुत ही गुस्सा हो चुकी है। राजी की सासू माँ कहने लगती है कि अरे पंडित जी, जयंता भाई हमारे फैमिली मेंबर नहीं है, मतलब खून का रिश्ता नहीं है, आप पूजा को कंटिन्यू करिए। लेकिन इसके बावजूद भी ये पुजारी नहीं मानता। डर होता है कि कहीं इसकी भी मौत ना हो जाए। इस तरह से पर्दे क्लोज करके वहाँ से चले जाता है। उसी वक्त अभिरूप यहाँ पर आकर कहने लगता है कि आज के बाद से मैं देवी माँ की पूजा करूँगा। ये सुनने के बाद सारे फैमिली वाले शॉक में रह जाते हैं कि एक पियक्कड़ बंदा देवी माँ की पूजा कैसे कर सकता है। दूसरे सीन में एक बहुत ही बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है। काफी सालों के बाद यह अपने गांव वापस आती है। गांव के लोग इस बूढ़ी औरत को देखकर शॉक में रह जाते हैं। पूछने लगती है क्या तुम अभी भी जिंदा हो? बहुत सालों पहले ये बूढ़ी औरत यहाँ पर वैद्य का काम किया करती थी। इस तरफ घर में बहुत ही हंगामा हो रहा होता है। अविनाश को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि इसका बेटा अभिरूप देवी माँ की पूजा करे। पूजा करने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है, लेकिन तुम तो एक पियक्कड़ हो। देवी माँ और क्रोधित हो जाएंगी। चाहो तो मैं दूसरे गांव से एक और पंडित जी को बुला लूंगा, लेकिन तुम पूजा नहीं कर सकते। लेकिन अभिरूप अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि पूजा करने के लिए धर्म का कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर हमको एक और बात भी पता चलती है कि अविनाश अपने बेटे को इतना लाइक नहीं करता। खैर उसी रात जब भीम दिया जलाने के लिए उस बंद कमरे पर जाता है, तो उस बंद कमरे के अंदर से इसको एक सांप की आवाज सुनाई देती है, फुसकारने की आवाज। डर के मारे भीम वहाँ से भाग निकलता है। सुबह होने के बाद अभिरूप अच्छे से रेडी शेडी हो जाता है देवी माँ की पूजा करने के लिए, लेकिन शॉकिंगली अपने कमरे से बाहर नहीं जा पाता। दरवाजा लॉक होता है और ऑफ कोर्स दरवाजा लॉक करने वाला और कोई नहीं, इसका फादर अविनाशी होता है। जोर जोर से चिल्लाते रहता है कि बाबा दरवाजा ओपन करो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अब कमरे के बाहर भी फैमिली मेंबर्स अविनाश को रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि दरवाजा खोल दीजिए दादा। अब राजी को ये बात पसंद नहीं आती। वो दरवाजा ओपन करने के लिए जब दरवाजे के पास जाती है, तो उससे पहले भीम अभिरूप का कमरे का दरवाजा ओपन कर देता है, जिसकी वजह से अभिरूप देवी माँ के पास आकर इस दिन की पूजा खत्म कर देता है बहुत ही अच्छी तरीके से। सारे फैमिली मेंबर्स इस पूजा में शामिल होते हैं सिवाय अविनाश के, और इसी तरह फैमिली मेंबर्स इसकी पूजा को देखकर बहुत खुश भी होने लगते हैं। उसके बाद जब राजी सारे फैमिली मेंबर्स को प्रसाद बांट रही होती है, तो दोबारा वही औरत पार्वती के गेटअप में आकर सारे लोगों को वार्न करने लगती है कि तुम लोगों ने दोबारा एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। देवी माँ अब और क्रोधित हो चुकी है, जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। इस तरह से ये औरत वहाँ से चली जाती है। इस औरत की बातें सुनने के बाद राजी को थोड़ा अजीब लगता है। फटाफट से ऊपर जाकर देखने लगती है कि आखिरकार वो औरत कहाँ पर जा रही है। तो घर के बाहर शिव के भेष में एक और बंदा होता है। ये दोनों मिलकर फटाफट से यहाँ से भाग रहे होते हैं। राजी यही बात आपा को बताने लगती है कि वो दोनों स्पेशली हम लोगों को डराने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन घर वाले यही सोच रहे होते हैं कि हम कोई भूल कर रहे हैं। खैर रात होने के बाद तथा राजी को फोन करके कहने लगता है कि मुझे घर आने में थोड़ा लेट होगा, तुम सो जाओ। मतलब एक्चुअली तथा जयंता के अंतिम संस्कार के लिए गया होता है। अब अकेले में राजी को नींद नहीं आती, बस अपने कमरे में टहलती रहती है। उसी वक्त कमरे के बाहर ये कुछ आवाजें सुनने लगती है। बाहर जाकर झांकने पर वो जो पुरानी बूढ़ी औरत होती है ना, वो औरत अविनाश के पास आकर पैसे मांगती रहती है। अविनाश इस बूढ़ी औरत को डांटने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा और अगली बार यहाँ पर मत आना। राजी यही सोचने लगती है कि इस घर में तो काफी सारे राज छुपे हैं, ये बूढ़ी औरत इस घर पर क्यों आई। बाद में जब ये अपने कमरे से बाहर जाकर बस ऐसे ही टहल रही होती है, तो ये देखती है कि अभिरूप आपा के कमरे के बाहर बैठा रहता है, अंदर कुछ झांक रहा होता है। राजी पूछने लगती है कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हो। राजी की आवाज सुनने के बाद अभिरूप वहाँ से भाग जाता है। राजी फटाफट से आपा के कमरे पर जाने पर आपा बिस्तर पर पड़ी होती है। इसके हाथ पर एक सांप ने डस लिया। फटाफट से राजी चीखते चिल्लाते हुए फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर बुलाती है। अभिरूप भी यहाँ पर आकर ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि ये कुछ नहीं जानता। राजी यही कहने लगती है कि सब कुछ तुमने ही किया, मैंने तुमको आपा के कमरे के बाहर देखा और फिलहाल आपा की जान इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से राजी और उसके सास ससुर आपा को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब आपा अपने कमरे में बैठकर अपने फोन में रील्स देख रही होती है, तो उसी वक्त आपा के कमरे में विशोहरी देवी माँ आती है और उसके चेहरे पर कोई पाउडर छिड़कने के बाद इसको एक सांप डस देता है। प्रेजेंट डे पर वो पुलिस वाला आपा को देखने के लिए पुलिस स्टेशन पर आता है और एक्चुअली ये पुलिस वाला भी विशोहरी देवी माँ को बहुत मानते रहता है। राजी से यही कहने लगता है कि सच में बहू रानी, देवी माँ आप लोगों पर बहुत ही गुस्सा है। लगातार उस घर में कोई न कोई घटनाएं पेश होती आ रही है। अच्छा इसी में है कि आप सारे लोग उस घर को खाली कर दो, बेच दो।
राजी कहने लगती है कि पुलिस वाले होने के बावजूद भी आप इन सारी चीजों पर कैसे भरोसा कर सकते हो। देवी माँ किसी पर क्यों गुस्सा होंगी? मुझे लगता है कि इन सारे हादसों के पीछे किसी इंसान का ही हाथ है। बाद में राजी अभिरूप के पास आकर यही बात पूछने लगती है कि जब मैं बाहर टहल रही थी तो तुम आपा के कमरे के बाहर बैठे थे, अंदर कुछ झांक रहे थे, क्या देखा था तुमने? क्या आपा को मारने में तुम्हारा ही हाथ है? अभिरूप इसका जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से राजी पुलिस वाले से कहने लगती है कि सर आप अभिरूप के कमरे की तलाश करिए, यह अभिरूप जरूर कुछ छुपा रहा है। सो पुलिस वाले उसी तरह से अभिरूप के कमरे में जाकर हर जगह पर तलाश करते रहते हैं। इसी कमरे में इस पुलिस वाले को एक बहुत ही पुराना बक्सा नजर आता है। जब इस बक्से को ओपन करता है तो इसमें एक बहुत ही जहरीला सांप होता है। ये देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी अभिरूप इस सांप को अपने हाथ में लेता है, कहने लगता है कि ये तो मेरा पालतू जानवर है। ये देखकर तदा को बहुत गुस्सा आकर अभिरूप को मारने पीटने लगता है कि तुमने सांप के जरिए से मेरी बहन को मारने की कोशिश की। तो उसी वक्त अभिरूप अपने ही सांप की मदद से तदा को डसवा देता है, लेकिन शॉकिंगली तदा को कुछ भी नहीं होता। अभिरूप सारे फैमिली वालों से कहने लगता है कि मैंने इस सांप के जहरीले दांत कब का निकाल चुका हूँ, मैं बस इसको ऐसे ही पाल रहा हूँ। इस सांप के अंदर जहर नहीं है तो मैं आपा को कैसे मार सकता हूँ? आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हो। उसके बाद अभिरूप घर में काम करने वाली बंदी के पास जाकर कहने लगता है कि मैंने तुमको जो चीज दी वो अच्छे से संभाल कर रखो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। दूसरी तरफ कांस्टेबल अपने इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि सर रिसेंटली मैंने एक इंग्लिश मूवी देखा था, उस मूवी में भी सेम गाँव के कुछ लोग सांप के डसने की वजह से मरने लगे, लेकिन मूवी के क्लाइमैक्स में ये बात पता चलती है कि एक बंदे के पास एक जहरीला सांप होता है, उस सांप के जरिए से वो लोगों को मारते रहता है। तो इस घर का केस भी सेम उसी तरह का लगता है। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि तुम आसपास के लैब में जाकर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो क्या किसी ने रिसेंटली जहर को खरीदा था, मतलब सांप के जहर को। दूसरी तरफ अभिरूप देवी माँ की एक और दिन की पूजा कंप्लीट कर देता है। उसी वक्त हॉस्पिटल वाले तथा को कॉल करके हॉस्पिटल पर बुलाने लगते हैं कि आपा को होश आ चुका है। तथा राजीव पुलिस वाला आपा के पास जाते हैं, पूछने लगते हैं कि उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ। आपा यही कहने लगती है कि जब मैं अपने कमरे में थी तो बिशोरी देवी माँ मेरे पास आकर मेरे चेहरे पर कुछ पाउडर छिनका, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला। राजी यही सोचने लगती है कि घर वालों को देवी माँ क्यों नजर आ रही है। दूसरी तरफ विकास आधी रात को जंगल में जाकर उन दोनों से मुलाकात करता है जिन्होंने शिव पार्वती का गेटअप पहनकर इनके घर पर आए थे। इन दोनों को डांटने लगता है कि किसने कहा था कि तुम आपा के कमरे में जाओ। ये दोनों यही कहने लगते हैं अरे हम तुम्हारे घर पर आए ही नहीं आज, मतलब ये सब कुछ विकास का सेटअप होता है। इस तरफ भीम और कामवाली बाई उस बंद कमरे के पास जाते हैं दिया जलाने के लिए, तो वहाँ पर कोई चीज देखकर ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। फटाफट से तथा को फोन करके घर पर वापस बुलाते हैं। शॉकिंग बात यह है कि उस कमरे के बाहर अभिरूप की लाश पड़ी होती है, सेम वही सांप की डसने की वजह से इसकी मौत हो गई। अब अभिरूप मरने की वजह से घर में मातम सा छा जाता है। देवी माँ का कमरा बंद कर देते हैं, आज के बाद से पूजा नहीं होगी। इस तरह से जब सारे लोग दुखी हो रहे होते हैं उसी वक्त वो बूढ़ी औरत कुछ गाँव वालों के साथ इस घर पर आती है। एक्चुअली यहाँ का एक रिचुअल होता है, जब फेस्टिवल के दिन किसी बंदे की सांप के डसने की वजह से मौत हो जाती है तो उसकी लाश को किसी नदी में बहा देते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देवी माँ का श्राप इस गाँव पर आएगा। अभिरूप की लाश इनको सौंपने के लिए कहते हैं। अब वहीं पर पुलिस वाला होता है, कहने लगता है कि नहीं नहीं पहले अभिरूप का पोस्टमार्टम होगा, बाद में तुम लोग अपना रिचुअल कर लो। इस तरह से पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है। थोड़ी देर के बाद इस घर का काम वाला भीम अविनाश के कमरे में आकर कहने लगता है कि अभिरूप तो आपका बेटा है ना, अभिरूप की लाश को आप ऐसे कैसे बहा देंगे? अच्छे से उसका अंतिम संस्कार करना होगा ना, आप अभिरूप के साथ गलत कर रहे हो। इस तरह से जब इन दोनों के बीच डिस्कस हो रहा होता है तो उसी कमरे के बाहर राजी इन दोनों की बातें सुनती रहती है। राजी उस पुलिस वाले के पास जाकर कहने लगती है कि कुछ दिनों पहले शिव पार्वती के गेटअप में दो लोग हमारे घर पर आए थे, मुझे पता चला है कि वो लोग जंगल में रहते हैं, आप पहले उन दोनों को पकड़ो, तभी हम लोगों को कुछ बातें पता चलेगी। उसी रात राजी उस बूढ़ी औरत के घर पर आकर यही बात पूछने लगती है कि क्यों आप हमारे घर पर आकर अविनाश जी को ब्लैकमेल कर रही थी। तो ये बूढ़ी औरत राजी को एक शॉकिंग बात बताने लगती है कि एक्चुअली मरा हुआ अभिरूप अविनाश का बेटा नहीं है, वो तो भीम का बेटा है। भीम की बीवी अभिरूप को जन्म देने के बाद वो मर गई, उसके बाद अविनाश और उसकी बीवी ने इसको गोद ले लिया, लेकिन अविनाश दिल से अभिरूप को अपना बेटा नहीं मानता अभी भी। इसी बातों ही बातों में तथा राजी के पास आता है, डांटने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, पूजा का टाइम हो रहा है ना, घर पर आओ। राजी यही कहने लगती है कि अरे आप देवी माँ से इतना क्यों डर रहे हो,
इन सारे कांड के पीछे देवी माँ नहीं है, कोई जानबूझकर ये सारी चीजें कर रहा है, हमें इस चीज को फाइंड आउट करना होगा। लेकिन फिर भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसी रात जब राजी इसी के बारे में सोच रही होती है तो आंगन से राजी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। बाहर जाकर झांकने पर इसको कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन जब देवी माँ की मूर्ति के पास आती है तो ये देखती है कि देवी माँ की मूर्ति के ऊपर एक सांप बैठा है। ये देखकर राजी बेहोश गिर जाती है। सुबह होने के बाद ये अपने बिस्तर पर होती है। फैमिली वाले सारे इसकी बहुत केयरिंग करते रहते हैं। होश में आने के बाद राजी फटाफट से उसी देवी माँ की मूर्ति के पास जाकर अच्छे से एक चीज को ऑब्जर्व करती है। सो उसके बाद राजी अपने फैमिली मेंबर्स के पास आकर कहने लगती है कि हम लोगों को ये पूजा रोकनी नहीं चाहिए, पूजा को कंटिन्यू करना होगा। तथा कहने लगता है, अरे हम पूजा कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, हमारा घर का एक सदस्य मर चुका है। राजी अविनाश के पास आकर कहने लगती है कि आज आपको सच बताना ही होगा। तो तब जाके अविनाश की बीवी सारे लोगों को ये सच बताने लगती है कि अभिरूप इनका बेटा नहीं है, वो तो भीम का बेटा है। सारे लोग शॉक में रह जाते हैं कि इतने सालों से ये सच हम लोगों से छुपा के रखा। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि अभिरूप अविनाश का बेटा नहीं है, इसीलिए पूजा करने से रोक रहा होता है। लेकिन भीम ने आकर दरवाजा ओपन कर दिया था। राजी की सासू माँ कहने लगती है कि अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे हम। अविनाश का एक और भाई कहने लगता है कि अरे दीदी, अभिरूप तो हमारा फैमिली मेंबर नहीं है ना, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, पूजा को तो पूरा करना होगा ना। राजी का ससुर अनिमेश ये जिम्मेदारी राजी को देने लगता है कि तुम पूजा करो। राजी भी इसके लिए मान जाती है। बाद में दादा राजी के पास आकर यही कहने लगता है कि राजी तुम कैसे पूजा कर सकती हो, तुम तो भगवान पर विश्वास नहीं करती। राजी यही कहने लगती है, नहीं दादा, मुझे यहाँ के राज को फाइंड आउट करना ही होगा। थोड़ी देर के बाद वो इंस्पेक्टर जंगल में रहने वाले वो वाइफ एंड हस्बैंड को घर पर लाता है, वही जिन्होंने शिव पार्वती का गेटअप पहनकर यहाँ पर आए थे। ये दोनों विकास का नाम लेते हैं कि विकास ने इन दोनों को पैसे देकर यहाँ पर बुलाया था इन लोगों को डराने के लिए। विकास की माँ एक छापड़ लगाकर पूछने पर विकास कहने लगता है कि मैं गैम्बलिंग में बहुत सारा पैसा खो दिया, अगर ये घर बिकेगा तो हमको थोड़ा हिस्सा मिलेगा। तो फैमिली वालों को धमकाने के लिए मैंने इन दोनों को पैसे देकर यहाँ पर बुलाया था माँ। वो वाइफ एंड हस्बैंड इन लोगों को एक और बात बताने लगते हैं कि एक्चुअली जब वो औरत पार्वती का गेटअप पहनकर रास्ते से गुजर रही थी तो जयंता और अंजना इसको देखकर अपनी गाड़ी को घुमा लिया था, मतलब गलती में इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद भीम अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने लगता है। यह होने के बाद उस घर की काम वाली बाई राजी को किसी के पैरों का रिंग लाकर देती है। राजी इस बंदी को एक मास्टर की बनवाने के लिए कहती है, वही उस रूम की चाबी। अब उसी रात पूजा का आखिरी दिन होता है। राजी देवी माँ की पूजा करने लगती है। पूजा खत्म होने के बाद राजी उस देवी माँ से ही चैलेंज करने लगती है कि बिशोरी माँ, मैंने सुना है कि अगर आपकी पूजा ढंग से नहीं होगी तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। 200 साल पहले आपने एक बंदे को मार दिया था, सांप बनकर डस लिया था, क्या अभी भी आपके अंदर वही शक्ति है? मैं वो शक्ति एक बार देखना चाहती हूँ। आज रात मैं उसी कमरे में मेरी सुहागरात मनाऊंगी। देखते हैं माँ, आप मेरे कमरे में कैसे आओगे? राजी की बातें सुनने के बाद सारे फैमिली वाले शॉक में रह जाते हैं कि राजी ऐसे क्यों बात कर रही है। सो उसके बाद राजी उस बंद कमरे को अच्छे से सजाकर तथा और राजी उस कमरे में सोने लगते हैं। लेकिन शॉकिंगली राजी सोती नहीं, उसी कमरे के किसी कोने में छुपी होती है। थोड़ी देर के बाद इस कमरे में कोई आता है। ये देखकर तभी राजी कोने से निकलकर सामने आकर कहने लगती है कि अब आपका यह नाटक नहीं चलेगा। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ सालों पहले इस घर में एक कपल की शादी होती है। नई दुल्हन इस घर में प्रवेश करती है। शादी होने के बाद दुल्हन को ये बात पता चलती है कि इसका दूल्हा नामर्द है, इसके साथ कार्ड नहीं करता, बस रात भर टॉर्चर करते रहता है और ये भी बोलकर डराने लगता है कि ये बात तुम बाहर किसी को भी मत बताना। बेचारी ये दुल्हन बहुत दुखी होने लगती है कि इसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। इसी घर में इस दुल्हन का एक देवर भी होता है जो फ्लूट बहुत ही अच्छी तरह से प्ले करते रहता है। ये बांसुरी की आवाज सुनकर ये दुल्हन बहुत मदहोश होने लगती है। अपने देवर को ये लाइक भी करने लगती है। एक दिन ये दुल्हन और इसका देवर बगल वाले गाँव पर जाते हैं कोई नाटक देखने के लिए। वापस आ रहे होते हैं तो एक सांप इसके देवर को डस लेता है। फटाफट से वो दुल्हन अपने देवर को पास के गांव में ले जाकर इसका इलाज करवाने लगती है। घर वापस आने के बाद भी अपने देवर की बहुत ही अच्छे से केयरिंग करने लगती है। इसी दरमियान में ये दुल्हन अपने देवर को गलत तरीके से टच करते हुए प्रपोज भी कर देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसका देवर कहने लगता है, अरे भाभी, आप मेरे साथ ऐसे कैसे बर्ताव कर सकते हो? दुल्हन कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं कि हर रात तुम्हारा भाई मेरे साथ क्या बर्ताव करता है। अगर तुम मुझे नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगी।
इस तरह से हर रोज ये दुल्हन इसको अपना बनाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन इसका देवर इसको रिजेक्ट करते रहता है। फाइनली अपने भाभी से तंग आकर ये इस गांव को छोड़कर कोलकाता चला जाता है सेटल होने के लिए। प्रेजेंट डे पर हमको ये बात पता चलती है कि इन सारे कांड के पीछे अविनाश की बीवी का हाथ है, और अब तक जो कहानी दिखाई गई वो इसी की होती है। अविनाश अपनी बीवी को डांटते हुए कहने लगता है कि इतने साल तक मैं एक सांप को पाल पोस कर बड़ा कर रहा था, तुम मेरे पीठ पीछे ही मेरे भाई को अपना बनाने लगी। पुलिस वाले राजी से पूछने लगते हैं कि आपने ये सब कुछ कैसे फाइंड आउट किया। राजी कहने लगते हैं कि एक्चुअली कोई सांप किसी के पैरों पर डसता है क्योंकि वो नीचे होता है, लेकिन घर में जितने लोगों की मौत हुई उन सारे लोगों के हाथ पर डसा है सांप, जिसका मतलब जानबूझकर सांप को लेकर डसवाया। और एक्चुअली जिस रात आपा को सांप डसा था ना, आपा के कमरे के बाहर अभिरूप था। उस अभिरूप को अपने माँ की पैर की रिंग मिली थी, वो रिंग अपने काम वाली बाई को दिया। अभिरूप मरने के बाद वो पैरों की रिंग वो काम वाली मुझे ला कर दिया, तो घर के सारे लोगों से मैच करवाया मैं, तो इनसे मैच हो गया। और इसी तरह मैंने उस बंद कमरे की एक मास्टर की बनवाकर उस कमरे में गई, तो मुझे ऐसा लगा कि हर रोज इस कमरे को कोई इस्तेमाल कर रहा है। मतलब नई साड़ी मिली मुझे वहाँ पर और भी कुछ सामान। तभी मुझे बिस्तर के नीचे किसी सांप की आवाज़ सुनाई दी। नीचे झाँक कर देखा तो एक फ्लूट के अंदर एक सांप कैद हुआ था। इस तरह से राजी वो फ्लूट इंस्पेक्टर को देने लगती है। इस सांप को अविनाश की वाइफ पाल रही होती है और जिसको भी मारना होता है इसी सांप से मारती रहती है। वो पुलिस वाला अविनाश की वाइफ से पूछने लगता है कि आखिरकार ये सब कुछ आपने क्यों किया। सो अविनाश की बीवी जो हुआ वो सारे लोगों को बताने लगती है। एक्चुअली बहुत सालों के बाद अनिमेश भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आने पर अविनाश की बीवी बहुत खुश होकर अनिमेश के गले लग जाती है। अनिमेश अभी भी इसको लाइक नहीं कर रहा होता, बहुत डांटने लगता है, छी छी भाभी शर्म आनी चाहिए, इतने साल होने के बावजूद भी आप नहीं बदली, अगली बार आप ऐसा करोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो जब अविनाश की बीवी कमरे से बाहर आती है तो पुजारी ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख चुका होता है। अब ये पुजारी सारे घर वालों को ये चीज ना बोल दे, अपनी इज्जत बचाने के लिए अविनाश की बीवी ने सांप की मदद से इसको मार दिया। उसके बाद राजी कुछ रिपोर्ट्स फैमिली वालों को दिखाते हुए कहने लगती है कि एक्चुअली अविनाश की बीवी को कैंसर है, कुछ दिनों की मेहमान है, तो मरने से पहले ये हमारे ससुर जी के साथ कुछ पल बिताना चाहती है। अगर आपा मर जाएगी तो अनिमेश पापा टूट के बिखर जाएंगे, ये इनके करीब आ जाएंगे। इस तरह से प्लान करके आपा को मारने की कोशिश की। उसी वक्त अभिरूप ने इस चीज को देख लिया, अपनी माँ के पास आकर पूछने लगा कि माँ आखिरकार तुमने ये सब कुछ क्यों किया, आपा तो तुम्हारी बेटी समान है ना। तो अभिरूप की माँ कुछ भी जवाब नहीं देती और इसी तरह अपने बेटे को ही मार देती है। ये सब कुछ सुनने के बाद अविनाश अपनी बीवी को बहुत डांटने लगता है कि तुमने अपने बेटे को ही मार दिया। राजी कहने लगती है कि ये सब कुछ आप ही की गलती है, अगर आप अपनी बीवी के साथ अच्छे से प्यार से बर्ताव करते तो आपकी जिंदगी खुशहाल गुजर सकती थी, लेकिन आपने हमेशा आपकी बीवी को तंग किया, टॉर्चर किया। पुलिस वाला पूछने लगता है तो फिर मूर्ति का कलर कैसे बदला। राजी कहने लगती है कि ये तो फास्फोरस है, इन्होंने पास के एक लैब से ये सारी चीजें खरीदी, फास्फोरस और वो सांप। उस रात जब राजी कुछ आवाज सुनकर नीचे आंगन में आई थी तो मूर्ति के ऊपर एक सांप था ना, तो वो सांप जाने के बाद असली रंग को देखती है राजी, तब जाके इसको सच्चाई पता चलती है। और उसी वक्त राजी ये देखती है कि उस मूर्ति के सामने देवी माँ के फुटप्रिंट्स है। मतलब बिशोरी देवी माँ ये चाहती है कि राजी इस केस को सॉल्व करे, इस समस्या को हल कर दे। खैर प्रेजेंट डे पर राजी सच्चे दिल से बिशोरी देवी माँ की पूजा करने लगती है। दूसरे दिन एक अनजान बंदा राजू को फोन करके कहने लगता है कि रिसेंटली मैंने अखबार में आपकी फोटो देखी, आपकी आर्टिकल को देखा कि आपने एक मिस्ट्री केस को सॉल्व किया, मेरे पास भी एक ऐसा ही केस है, क्या आप उस केस को सॉल्व करोगी। इस तरह से ये होल सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है, जिसका मतलब इस सीरीज का दूसरा पार्ट भी आने वाला है। खैर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।